हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल आसुजी की ट्रिक। तो फ्रेंड्स, मैं निहारिका सैनी आज आपको बायोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करवाने वाली हूँ। कौन सा है? श्वसन तंत्र यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसको हम क्वेश्चन के थ्रू कवर करेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो मेरे साथ वीडियो के एंड तक जरूर बनी रहेगा और इसे हम 2 पार्ट्स में कवर करेंगे। ओके, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको श्वसन तंत्र यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। तो हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, श्वसन तंत्र है, इसको कितने भागों में डिवाइड किया गया है? तो इसको टोटल 3 भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से हैं? ऊपरी भाग, दूसरा कौन सा? निचला भाग, और तीसरा है श्वसन मांसपेशियाँ। तो इन 3 भागों में इसको डिवाइड किया गया है श्वसन तंत्र को। अब देखिए, जो पहला भाग है ऊपरी भाग, इसमें कौन कौन से ऑर्गन आते हैं, कौन कौन से अंग आते हैं? तो देखिए, पहला है नासिका, दूसरा है मुख यानी कि मुंह है, तीसरा है ग्रसनी और चौथा है कौन सा? स्वर कंठ। अब देखिए, जो नासिका है यानी कि जो नाक है, ये सांस लेने का प्राथमिक अंग है, प्राथमिक ऑर्गन है। और द्वितीय ऑर्गन कौन सा है? वो है मुख यानी कि मुंह है। आपको पता होना चाहिए प्राथमिक अंग कौन सा है सांस लेने का? नासिका है, और द्वितीय है मुख। अब देखिए, जो ग्रसनी है यह 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है ग्रसनी? 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? नासाग्रसनी, मुख ग्रसनी और कंठ ग्रसनी। ये आपको याद रखने हैं। और चौथा ऑर्गन है स्वर कंठ। अब देखिए, सेकंड पार्ट कौन सा है? निचला भाग। निचला भाग में कौन कौन से ऑर्गन आते हैं? वो आते हैं श्वास नली, श्वसनी और फेफड़े। ये 3 ऑर्गन आते हैं, अंग आते हैं किसमें? निचला भाग में। अब देखिए, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो श्वास नली है वो फेफड़ों में किस रूप में प्रवेश करती है, अंदर किस रूप में जाती है? तो वो जाती है किस रूप में? श्वसनी के रूप में। किस रूप में जाती है? श्वसनी के रूप में। और जो श्वसनी होती है ये भी 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है श्वसनी? 3 प्रकार की होती है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। और जो तृतीयक श्वसनी होती है उसका जो लास्ट पार्ट होता है यानी कि शीर्ष भाग होता है, वहाँ पर कूपिकाएँ होती हैं जिसे कि एल्वलाइज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्वलाइज या फिर कूपिकाएँ। और ये जो कूपिकाएँ होती हैं वहीं से गैसों को जो आदान प्रदान होता है वहीं से होता है। कहाँ से होता है? कूपिकाओं से। और ये आदान प्रदान क्यों होता है गैसों का? तो ये दाब के अंतर के कारण होता है। किसकी वजह से होता है? दाब के अंतर के कारण जो गैसें होती हैं उनका आदान प्रदान होता है। किसके द्वारा? कूपिकाओं के द्वारा, एल्वलाइज के द्वारा। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, जो फेफड़ा है इसके भी 2 पार्ट होते हैं, बायां फेफड़ा और दायां फेफड़ा। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है, जो बायां फेफड़ा है वो कितनी पालियों का होता है? तो बायां फेफड़ा होता है 2 पालियों का। और जो दायां फेफड़ा होता है वो कितनी पालियों का होता है? तो वो 3 पालियों का होता है। ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। तो चलिए अब देखते हैं आज का हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कोशिकीय श्वसन कोशिकाओं के अंदर कितने चक्रों में पूरा होता है? तो यहाँ से आपको 2 से 3 सेकंड मिलेंगे अपना आंसर बताने के लिए। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही बताया आपने। यहाँ पर ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट है, 3 चक्र में। जो कोशिकीय श्वसन है यानी कोशिका के अंदर जो होता है कितने चक्र में होता है? 3 चक्र में होता है। अब वो 3 चक्र कौन कौन से हैं? पहले तो जो कोशिकीय श्वसन होता है इसी को ही अंतः श्वसन बोला जाता है। और ये जो कोशिकीय श्वसन होता है ये 3 चक्र में होता है। वो 3 चक्र कौन कौन से हैं? पहला है ग्लाइकोसिस, सेकेंड है क्रेब्स चक्र और थर्ड है इलेक्ट्रॉन परिवहन। आप मेरे साथ अभी रिपीट करते चलना ताकि आपको ये अभी याद हो जाए। तो देखिए, 3 चरण कौन कौन से हैं? ग्लाइकोसिस, सेकंड है क्रेब्स चक्र और थर्ड है इलेक्ट्रॉन परिवहन। अब देखिए, जो क्रेब्स चक्र है इसमें यानी कि एटीपी के कितने अणु की ऊर्जा मिलती है? तो वो मिलती है कितने की? 24 एटीपी। कितनी मिलती है? 24 एटीपी यहाँ पर ऊर्जा मिलती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार कितना होता है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल राइट बताया आपने, ऑप्शन बी यानी कि 5 माइक्रोन से कम। जो वायु में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कण होते हैं इनका आकार होता है 5 माइक्रोन से कम होता है। ये माइक्रोन क्या होता है? इसी को माइक्रोमीटर बोला जाता है। और 1 माइक्रोमीटर में कितना होता है? कितने मीटर होते हैं? तो वो होते हैं 10⁻⁻6 मीटर। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट है, 5 माइक्रोन से कम होता है जो वायु में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कण होते हैं उनका आकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब मनुष्य के शरीर में श्वसन क्रिया का केंद्रीय नियंत्रण कहाँ से होता है? तो फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट है, मेडुला ऑब्लांगेटा। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो मेडुला ऑब्लांगेटा है यहाँ से जो श्वसन क्रिया होती है उसका केंद्रीय नियंत्रण किया जाता है। चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रिया को ऑक्सी तथा अनॉक्सी श्वसन का कॉमन स्टेप माना जाता है? तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन ए आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ग्लाइकोलिसिस। ऑक्सी तथा अनॉक्सी श्वसन का कॉमन स्टेप क्या होता है? ग्लाइकोलिसिस। अब देखिए जब ग्लाइकोलिसिस की क्रिया होती है, प्रोसेस होती है, उसमें एक ग्लूकोज का अणु 2 पाइरूरिक एसिड में चेंज होता है। किसमें होता है? 2 पाइरूरिक अणु जो अम्ल होता है, उस पाइरूरिक अम्ल होता है उसके अणु में चेंज हो जाता है। और देखिए जो O2 की अनुपस्थिति में यानी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पाइरूरिक एसिड वो किस में चेंज होता है? तो वो लैक्टिक अम्ल में चेंज होता है। किसमें होता है? लैक्टिक अम्ल में चेंज होता है पाइरूरिक एसिड यानी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। और ये किसकी वजह से होता है? तो ये फर्मेंटेशन यानी कि किण्वन की प्रक्रिया के द्वारा बनता है लैक्टिक अम्ल। और ये लैक्टिक अम्ल क्या होता है? तो ये दूध में पाया जाने वाला एक एसिड है, अम्ल है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से श्वसन क्रिया का नियंत्रण किसके द्वारा नहीं होता है? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए जो श्वसन क्रिया होती है, प्रोसेस होती है, इसका नियंत्रण यानी कि कंट्रोल किसके द्वारा होता है? तो देखिए सिंपैथेटिक तंत्रिका के द्वारा भी इसका कंट्रोल किया जाता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के द्वारा भी इसका कंट्रोल किया जाता है, और जो पैरासिम्पैथेटिक तंत्रिका तंत्र इसके द्वारा भी इसका कंट्रोल किया जाता है, नियंत्रण किया जाता है। तो किसके द्वारा नहीं किया जाता? ये नहीं किया जाता है स्वचालित तंत्रिका तंत्र के द्वारा। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सी श्वसन की क्रिया में कितनी ऊर्जा उत्पन्न होती है? तो बताइए इसका राइट आंसर। तो बिल्कुल करेक्ट बताया आपने, ऑप्शन ए यानी कि 38 एटीपी। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट है। ऑक्सी श्वसन की क्रिया में 38 एटीपी ऊर्जा उत्पन्न होती है। और अभी पीछे क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था क्रेब्स चक्र में कितनी एटीपी उत्पन्न होती है? तो वो होती है 24 एटीपी। ये सभी आपको ध्यान रखना है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस छोड़ी जाती है? तो बताइए इसका जल्दी से आंसर। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, नाइट्रोजन गैस। जो नाइट्रोजन गैस है ये श्वसन के दौरान सबसे अधिक मात्रा में छोड़ी जाने वाली गैस है। और कितने परसेंट छोड़ी जाती है? तो ये छोड़ी जाती है 79%। आपको ये भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्छ्वसन की प्रक्रिया में शरीर से बाहर निकाली गई वायु में ऑक्सीजन का कितना प्रतिशत होता है? अभी लास्ट वाला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड था। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पीछे वाले में नाइट्रोजन के लिए पूछा है और इसमें ऑक्सीजन के लिए पूछा गया है। तो ऑक्सीजन का परसेंट बताना आपको। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। ऑप्शन सी, आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, 17%। जो उच्छ्वसन की प्रक्रिया होती है, यानी उच्छ्वसन होता क्या है? तो ये होता है सांस को छोड़ना। किसको बोला जाता है उच्छ्वसन? सांस को छोड़ना। ये दो होते हैं, उच्छ्वसन और निःश्वसन। तो उच्छ्वसन तो बोला जाता है किसको? सांस को छोड़ना। और निःश्वसन किसको बोला जाता है? वो बोला जाता है सांस को लेना, उसको सांस को ग्रहण करना। तो यहाँ पर आपको सांस को छोड़ने के लिए पूछा गया है। इसमें ऑक्सीजन की परसेंट कितनी होती है? तो ये होती है 17%। चलिए मैं इसके बारे में आपको पूरा समझा देती हूँ। देखिए जब उच्छ्वसन की प्रक्रिया होती है यानी कि सांस छोड़ने की प्रक्रिया होती है, उसमें नाइट्रोजन जो होती है उसका परसेंट कितना होता है? 79%। और जो O2 होती है उसका कितना परसेंट होता है? उसका होता है 17%। और जो CO2 होती है उसका होता है 4%। ये तो होता है उच्छ्वसन प्रक्रिया में यानी कि सांस छोड़ने की प्रक्रिया में। अब देखिए निःश्वसन यानी कि सांस लेने यानी ग्रहण करने की जो प्रोसेस होती है उसमें कितना होता है? तो उसमें जो नाइट्रोजन होती है वो तो होती है कितनी? 79%। दोनों में सेम होती है। और जो ऑक्सीजन होती है उसकी परसेंट होती है 21%। कितनी होती है? 21%। और जो CO2 होती है उसकी कितनी परसेंट होती है निःश्वसन में? तो वो होती है 0.03%। कितनी होती है? 0.03%। ये आपको ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से जरूर पूछा ही जाता है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अंग श्वसन क्रिया में भाग नहीं लेता है? तो बताइए इसका आंसर। तो बिल्कुल राइट बताया आपने, बोमन संपुट। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट है। बोमन संपुट ये जो श्वसन क्रिया होती है उसमें भाग नहीं लेता है, जबकि श्वासनली, डायाफ्राम और श्वसनी ये तीनों इसमें भाग लेते हैं श्वसन क्रिया में। और जो बोमन संपुट होता है वो इसमें भाग नहीं लेता है। और देखिए जो श्वासनली और श्वसनी है ये कौन से यानी कि जो श्वसन तंत्र है उसके कौन से पार्ट के ऑर्गन है, अंग है?
तो वो है कौन से, जो सेकंड पार्ट है यानी कि निचला भाग है उसके अंग है श्वासनली और श्वसनी। और जो डायफ्राम है, ये जो तीसरा पार्ट है कौन सा है, वो है श्वसन मांसपेशियां, तो उसका पार्ट होता है डायफ्राम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामान्य श्वास दर कितनी होती है? तो बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। जो सामान्य सांस दर होती है वो कितनी होती है? तो वो होती है कितनी? ऑप्शन डी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट है, 12 से 16 प्रति मिनट। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, 12 से 16 प्रति मिनट होती है किसकी? सामान्य जो सांस दर होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से श्वसन प्रक्रिया विधि में किस गैस की सांद्रता प्रस्वनित तथा उच्छ्वसित वायु में अपरिवर्तित रहती है, यानी कि सेम ही रहती है दोनों में? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बिल्कुल राइट, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, नाइट्रोजन। जो नाइट्रोजन गैस होती है यह प्रस्वनित और उच्छ्वसित में सेम रहती है, अपरिवर्तित रहती है। अभी मैंने पीछे आपको बताया है। और कितनी होती है? ये होती है 79%। तो आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, नाइट्रोजन गैस। फुफ्फुसीय प्रचलन का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब बताना आपको, फुफ्फुसीय प्रचलन। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल राइट बताया आपने, ऑप्शन बी, ऑक्सीजन रहित हृदय को हृदय से दूर ले जाना। जो ऑक्सीजन रहित रक्त होता है, ब्लड होता है, उसको हृदय यानी कि हार्ट से दूर ले जाया जाता है। इसको क्या बोला जाता है? फुफ्फुसीय प्रचलन। तो ऑप्शन यहाँ पर बी आपका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छाती गुहा के आसपास की कंकाल संरचना को क्या कहा जाता है? तो दीजिए इसका आंसर। तो देखिए ऑप्शन ए आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, पसली पिंजर। जो छाती गुहा के आसपास का कंकाल संरचना होती है, स्ट्रक्चर होती है, उसको क्या बोला जाता है? पसली पिंजर बोला जाता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर फर्स्ट आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? बताइए इसका आंसर। तो देखिए ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, वायवीय श्वसन यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन। जब ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड और जल में टूटता है, ऊर्जा मुक्त करता है, तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? इसको वायवीय श्वसन बोला जाता है। ये वायवीय श्वसन में होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर डी आपका राइट हो जाएगा, एरोबिक रेस्पिरेशन यानी कि वायवीय श्वसन। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ी मात्रा की वायु में निःश्वसनित की जा सकती है अधिकतम प्रयत्न यानी कि प्रयास के उपरांत। मतलब कि आपको यहाँ पर ये बताना है, जब हम सांस लेते हैं यानी कि निःश्वसनित, इसका अर्थ होता है सांस लेना। जब हम सांस लेते हैं, अधिक मात्रा में वायु को ग्रहण करते हैं, लेते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है फेफड़ों की श्वसन वायु धारिता। क्या कहा जाता है? फेफड़ों की श्वसन वायु धारिता कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये कैपेसिटी होती है, फेफड़ों की कैपेसिटी होती है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव में श्वसन दर सबसे कम किस समय होती है? तो दीजिए इसका राइट आंसर। तो देखिए मानव में श्वसन दर सबसे कम किस समय होती है? तो ये होती है कब? नींद में खर्राटे लेते समय। तो ऑप्शन यहाँ पर सी आपका राइट हो जाएगा, नींद में खर्राटे लेते समय जो मानव में श्वसन दर होती है वो सबसे कम होती है। चलिए तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकोज के ग्लाइको अपघटन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन अणुओं की संख्या कितनी होती है? तो दीजिए अपना आंसर। ग्लूकोज के ग्लाइको जो अपघटन होता है उसके लिए ऑक्सीजन की अणुओं की कितनी संख्या की आवश्यकता होती है? तो बताइए अपना राइट आंसर। तो देखिए ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट है, 0। यानी कि जो ग्लूकोज होता है उसका ग्लाइको अपघटन किया जाता है तो उसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। जो ग्लाइकोसिस होता है उसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। तो ऑप्शन यहाँ पर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? देखिए क्रेब्स चक्र जो कि पीछे क्वेश्चन में मैं आपको बता चुकी हूँ, तो आपको इसमें बताना है कि जो क्रेब्स चक्र होता है इसमें किसका संश्लेषण किया जाता है। तो बिल्कुल राइट, ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, ग्लूकोज और एटीपी का। किसका संश्लेषण किया जाता है? क्रेब्स चक्र में ग्लूकोज और एटीपी का। और कितनी एटीपी का किया जाता है वो मैं आपको बता चुकी हूँ, तो वो किया जाता है 24 एटीपी का। तो ऑप्शन यहाँ पर डी आपका बिल्कुल राइट है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन के लिए निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पर आपको रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है कौन सा हीमोग्लोबिन के लिए। तो बताइए अपना आंसर दीजिए। तो देखिए ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, नॉन, यानी कि इनमें से कोई भी नहीं।
देखिए जो हीमोग्लोबिन है यानी कि वायु के संपर्क में आने पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन अस्थायी यौगिक बनाता है, बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट देखिए यह लोह युक्त प्रोटीन है, यानी कि इसमें लोहा पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, जिसकी वजह से जो ब्लड होता है, खून होता है, वो रेड होता है, तो ये भी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट देखिए इसका निर्माण हिमवर्णक तथा ग्लोबिन प्रोटीन के से होता है, तो ये भी बिल्कुल राइट है। यहाँ पर ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। और देखिए जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है इसमें 97% ऑक्सीजन होती है। कितनी होती है? 97% इसमें ऑक्सीजन होती है, और बाकी की 3% किसमें होती है? तो वो घुली हुई अवस्था में होती है। किसमें होती है? घुली हुई अवस्था में होती है, बाकी की 3%। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्रेब्स चक्र की जो क्रिया होती है किसके अंदर होती है, आपको बताना है। तो दीजिए अपना राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो क्रेब्स चक्र होता है इसकी प्रक्रिया यानी कि किसमें होती है ये होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ऑप्शन यहाँ पर बी आपका बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके माध्यम से किया जाता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट है, हीमोग्लोबिन। मानव शरीर में ऑक्सीजन का जो परिवहन किया जाता है वो किया जाता है हीमोग्लोबिन के द्वारा। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, और मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मनुष्य के शरीर में फेफड़े कहाँ स्थित होते हैं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी कि फुफ्फुस आवरणीय गुहिका। मनुष्य के जो फेफड़े होते हैं वो फुफ्फुस आवरणीय गुहिका में स्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसको कोशिकीय श्वसन भी कहा जाता है। तो मैं पहले ही आपको बता चुकी हूं, इसका राइट आंसर आप बताइए। तो देखिए जो कोशिकीय श्वसन है इसको ही अंतःश्वसन बोला जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो कोशिकीय श्वसन होता है इसको अंतःश्वसन बोला जाता है। और ये कहाँ पर होता है, किसके बीच में होता है अंतःश्वसन। तो ये ब्लड और जो टिश्यूज होते हैं यानी कि रक्त और जो ऊतक होते हैं उनके बीच में होता है अंतःश्वसन। अब देखिए जो ऑक्सीश्वसन होता है ये कैसे होता है, तो ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, ऑटो की प्रेजेंस में होता है। और देखिए जो अनोक्सी श्वसन है ये कैसे होता है, तो ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। और जो बाह्य श्वसन होता है ये कैसे होता है, तो ये सांस लेना और छोड़ना होता है बाह्य श्वसन। तो ऑप्शन यहाँ पर बी आपका बिल्कुल राइट है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मानव शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड जो ऑक्साइड होता है उसका परिवहन किसके माध्यम से होता है। तो आपको बताना है जो मानव शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड होती है यानी कि CO2 होती है उसका परिवहन किसके माध्यम से होता है। तो दीजिए अपना राइट आंसर। तो देखिए ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। जो मानव शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 होती है इसका परिवहन प्लाज्मा में घुलकर भी होता है, कार्बन यानी जो बाइकार्बोनेट्स है उसके रूप में भी होता है, और हीमोग्लोबिन के माध्यम से भी होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। और अब देखिए जो प्लाज्मा में घुलकर होता है कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन वो कितने % होता है, तो वो होता है कितना, 23%। प्लाज्मा में घुलकर 23% CO2 का परिवहन होता है, बाइकार्बोनेट्स के रूप में 70% होता है, और हीमोग्लोबिन के माध्यम से कितना होता है, वो होता है 70% का। तो ये सभी भी आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन यहाँ पर डी आपका बिल्कुल राइट है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दमा का मुख्य कारण क्या होता है। तो बताइए जो दमा होता है, अस्थमा होता है, उसका मेन रीजन क्या होता है, मुख्य कारण क्या होता है। तो देखिए ऑप्शन ए आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट है, हिस्टामिन। जो दमा का मुख्य कारण होता है, रीजन होता है, वो हिस्टामिन होता है। और देखिए जब किसी भी चीज़ से एलर्जी होती है, धूल वगैरह से किसी से भी एलर्जी होती है, तो हमारे शरीर में जो मास्ट कोशिकाएं होती हैं, कौन सी होती हैं, मास्ट कोशिकाएं जो होती हैं वो हिस्टामिन का स्रावण करती हैं। किसका करती हैं, हिस्टामिन का स्रावण करती हैं, जिसके कारण जो हमारी श्वसनियाँ होती हैं वो सूज जाती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो दमा का मुख्य रीजन होता है, कारण होता है, वो हिस्टामिन होता है। ये किसके द्वारा स्रावित किया जाता है हिस्टामिन, तो ये किया जाता है मास्ट कोशिकाओं के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा श्वसन में ऊर्जा किस रूप में उत्पादित होती है। वेरी इजी क्वेश्चन है, तो लगाइए अपना आंसर। तो देखिए आपने बिल्कुल राइट आंसर बताया है, ऑप्शन सी ATP। जो श्वसन में ऊर्जा होती है वो ATP के रूप में उत्पादित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑक्सीश्वसन की क्रिया कोशिका के किस भाग के अंदर संपन्न होती है।
तो बताइए फटाफट इसका आंसर। जो ऑक्सीशोषण की क्रिया होती है यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो क्रिया होती है, प्रोसेस होती है, वो किस यानी कहाँ पर होती है, कोशिका के कौन से भाग में होती है? बिल्कुल राइट, ऑप्शन डी, कोशिका द्रव्य एवं माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ पर होती है? कोशिका, जो कोशिका द्रव्य होता है जिसको कि साइटोप्लाज्म बोला जाता है, उसके अंदर और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। जो कोशिका केंद्र होता है उसके चारों तरफ जो आवरण बना होता है वो किसका होता है? वो कोशिका द्रव्य का बना आवरण होता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन यहाँ पर डी आपका बिल्कुल राइट है, कोशिका द्रव्य एवं माइटोकॉन्ड्रिया। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मनुष्य में दायां फेफड़ा कितने पिंडों में विभाजित होता है? इसका आंसर मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही बता दिया था आपको। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल राइट, ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, 3 में। जो मनुष्य का दायां फेफड़ा होता है उसको 3 पालियों में विभाजित किया गया है, 3 पिंडों में विभाजित किया गया है। और जो बायां फेफड़ा होता है उसको कितने पिंडों यानी कि पालियों में विभाजित किया गया है? तो वो 2 पालियों में विभाजित किया गया है। ये दोनों आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आपको पूछा है दायां फेफड़ा, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फेफड़ों के चिपकने से पूर्ण रूप से ऑक्सीजन रहित हो जाने को क्या कहा जाता है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? फेफड़ों जब जो फेफड़े होते हैं वो पूरी तरह से चिपक जाते हैं और उनमें ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं रहती है, वो ऑक्सीजन रहित हो जाते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए ऑप्शन डी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, एटिलैप्टोसिस। कौन सा है? एटिलैप्टोसिस बोला जाता है। जब यानी जो फेफड़े होते हैं वो पूरी तरह से चिपक जाते हैं और उनमें ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं रहती, तो इसको बोला जाता है एटिलैप्टोसिस। अब बात करें हम यहाँ पर हाइपोक्सिया की, तो इसमें O2 की कमी हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है हाइपोक्सिया में। अब देखिए परिगलन, इसमें क्या होता है? इसमें जो उत्तक होते हैं, टिश्यूज होते हैं, वो गल जाते हैं। क्या होता है? परिगलन में जो उत्तक होते हैं वो गल जाते हैं। और देखिए ये हे फीवर क्या होता है? हे फीवर, इसमें नाक बंद हो जाती है और आंखों से पानी आने लगता है और हमारी जो श्वसनियाँ होती हैं वो सूज जाती हैं और इससे जो बुखार सा ऐसे महसूस होने लगता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आपको पूछा गया है फेफड़े के चिपकने से यानी पूर्ण रूप से चिपक जाने और उनमें ऑक्सीजन रहित होने पर उसको क्या बोला जाता है? तो ये बोला जाता है एटिलैप्टोसिस। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, फेफड़ों की सुरक्षा हेतु इनके ऊपर कौन सी झिल्ली पाई जाती है? तो लगाइए अपना आंसर। तो देखिए ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, प्लूरा झिल्ली। फेफड़ों की सुरक्षा हेतु कौन सी झिल्ली पाई जाती है इनके ऊपर? वो पाई जाती है प्लूरा झिल्ली। तो ऑप्शन यहाँ पर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो हो चुका है कंप्लीट। आज की इस वीडियो में हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि श्वसन तंत्र से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन कवर कर लिए, वो भी एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। नेक्स्ट पार्ट हमारा और आएगा, तो उसे भी आप ज़रूर देखना। और वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक और शेयर जरूर करना। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ओके गाइज, थैंक यू।